Today we are going to study in science lesson number 8 winds, storms and cyclones। ठीक है, इन तीनों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है जो न्यूज़पेपर में 1999 का है ये। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है सी Orissa was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18th October 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. On 29th October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit Orissa again. ठीक है, यहाँ पर ओडिशा में तूफान आने की बात कही जा रही है कि एक बार जो है 1999 में 200 किलोमीटर की स्पीड से, इसका मतलब ये होता है कि एक घंटे में विंड 200 किलोमीटर तय करती है। उतनी स्पीड से उसने ओडिशा को हिट किया था, मतलब ओडिशा के अंदर इतनी तेजी से साइक्लोन आया था और वो डेट थी 18 अक्टूबर। ठीक है, और ईयर था 1999। और ये जब ये इतनी तेज़ी से आया, मतलब ये जो 200 की स्पीड से जब कोई तूफान आता है तो बहुत तेज़ होता है और बीच में आने वाले हर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं या जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उसे वो वहाँ से उड़ा देता है, हटा देता है या उसको तहस नहस कर देता है। इसकी वजह से जो साइक्लोन आया था 45,000 घर जो थे वो टूट चुके थे। स्मैश्ड का होना मतलब कि टूट चुकना या टूट फूट कर गिर जाना। ठीक है, 7 लाख लोग जो थे वो होमलेस हो चुके थे। उनका घर जो है या तो टूट गया था या तो उड़ चुका था। इस तरह से लोगों के घर जो है वो लाइफ तो कम लेकिन प्रॉपर्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ था। और उसी साल 29 अक्टूबर को, मतलब उसके कुछ 10 दिन के बाद ही 18 अक्टूबर को तो ये हुआ था, 29 अक्टूबर को सेम 10 दिन के बाद फिर से एक बार साइक्लोन आया और अब उसकी स्पीड पहले से ज़्यादा थी, 260 किलोमीटर्स पर आवर पर थी। ठीक है, और ये जो था इसकी वजह से जो तूफान उमड़ा था वो हम देख सकते हैं कि उसमें जो उनका समुद्र था वहाँ पर भी देखा जा सकता था कि वहाँ की जो लहरें थी वो 9 मीटर ऊंची तक देखी गई थी। एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, वहाँ पर कई हजारों लोगों की जान भी चली गई थी। करोड़ों रुपयों के उनकी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हो चुका था। लोगों के एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट हुआ था, ट्रांसपोर्ट को इफ़ेक्ट हुआ, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी को इफ़ेक्ट हुआ। ये सारी चीज़ें देखी गई थी और ये देखा गया था कि काफ़ी नुकसान लोगों ने सहन किया था, न सिर्फ लाइफ का लेकिन प्रॉपर्टी का भी। एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हर एक फील्ड में जो जो चीज़ें उनके साइक्लोन के बीच में जो जो चीज़ें आई थी वो सारी चीज़ों को काफ़ी नुकसान हुआ था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक हमें इमेज दिखाई जा रही है जो सैटेलाइट से ली गई है। ये लिया था इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि किस तरीके से जब साइक्लोन उड़ीसा को जब हिट कर रहा था तो उस समय का नज़ारा कैसा था। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये जो है सर्कल ये उड़ीसा का वो हिस्सा है जिसे उसने हिट किया था और ये साइक्लोन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं, हाउ आर बट वॉट आर साइक्लोन्स। अब हमें नहीं पता है कि साइक्लोन क्या होता है, हाउ आर दे फॉर्म्ड एंड वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव। वो इतना डिस्ट्रक्टिव क्यों है, क्यों लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को इतना नुकसान पहुंचाता है, ऐसी तो क्या बात है इस साइक्लोन में। सो वी बिगिन विथ सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर। These activities will clarify some basic features concerning a cyclone. Before we begin, remember that the moving air is called the wind. ठीक है, अब इसके कुछ हमको एक्टिविटीज़ यहाँ पर दिखाई जाएगी जिससे हमें पता चलेगा कि हवा भी बहुत रूखापन अपनाती है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ला सकती है अगर वो हमारे नॉर्मल हवा से बहुत तेज़ हो तो। ठीक है, यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है एक्टिविटी 8.1 में बताया जा रहा है कि यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इसमें हमें एक कैन लेना है, या तो टीन का कैन ले लो जिसके अंदर ऑयल आता है 15 लीटर वाला, वो ले लो, या तो फिर प्लास्टिक का आपके घर पर कोई डब्बा होगा वो ले लो, या तो फिर प्लास्टिक की छोटी सी बॉटल जो सॉफ्ट है उसके अंदर पानी आपको भरना है और इसे आपको गर्म करना है। ठीक है, अब ये गर्म करने की बात है तो आपको किसी बड़ों के साथ रहकर ये परफॉर्म करना है। सी यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। टेक अ टीन कैन विथ अ लिड। ठीक है, ऐसा डब्बा लेना है जो टीन का हो,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 लीटर का जिसमें ऑयल आता है वो आप ले सकते हो। उसके ऊपर ढक्कन होता है, वो ढक्कन के साथ ही आपको ये इसको लेना है और उसमें आधा आपको पानी भर देना है। ठीक है, आधा पानी भरने के बाद इसको गर्म करना है और गरम गरम आपको तब तक करना है जब तक कि ये बॉयल ना होने लगे। एकदम बॉयल हो जाने के बाद आप इसको जो है ऊपर से ढक्कन लगा दो और फिर बी केयरफुल। हाँ, ढक्कन लगाने के बाद आप इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दो। जैसे ही आप इधर ढक्कन आप देख सकते हो यहाँ पर एक दिखा रहा है एक्टिविटी में, ये जो कैन है इसके अंदर आधा पानी भरा हुआ है, ऊपर से हमने ढक्कन लगा दिया। जो इसमें से बॉयल होने के बाद वेपर निकल रहा था वो अंदर ही अंदर रह चुका है और जब इसके ऊपर ठंडा पानी डाला गया तो आप देख सकते हो कि कैन का जो शेप है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये कि जो हवा बाहर निकल जानी चाहिए थी वो बाहर निकली नहीं, वाटर वेपर अंदर ही अंदर वो ठंडा हो गया और इसकी वजह से ये जो कैन का शेप है वो इस तरीके का कुछ हो गया। ठीक है, तो ये हमें ये बता रहा है कि हमें बहुत ही सावधानी के साथ इसको करना है। इफ़ यू कैनॉट गेट अ टिन, तो आप कोई प्लास्टिक का सॉफ्ट बॉटल भी लेकर इसको कर सकते हैं। सी इफ़ यू आर इन अ बोट, ठीक है, अब हमको ये बताया जा रहा है कि हवा क्या होती है। तो जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तब हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पीछे से हवा आती है तो पतंग को हवा आगे से बहुत अच्छी से लगती है। इफ़ यू आर इन अ बोट, अगर हम लोग बोट में बैठे हैं और हम लोग उसको रोविंग कर रहे हैं तो हमारे पास हवा होनी चाहिए जिसकी वजह से वो बोट को धक्का मारकर आगे की ओर ले जा सके। कई बार हमने देखा है कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे सामने से हवा आती है, ठीक है, और उस हवा को हमें क्या करना चाहिए, हवा जो साइकिल की ट्यूब जो है उसमें हवा भरी रहनी चाहिए। कई बार आप देखते हो कि आप साइकिल चला रहे हो और सामने से हवा आती है तो आपको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है, ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है ताकि हवा से ताकि साइकिल चल सके। यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ट्यूब की बात हो रही है कि बाइसिकल का जो ट्यूब है उसके अंदर अच्छी तरह से हवा भरी रहनी चाहिए ताकि हमारा जो साइकिल का जो पहिया है वो काफ़ी आराम से चल सके। ठीक है, ये सारे एक्सपीरियंसेस हमें ये बताते हैं कि हवा जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, मतलब प्रेशर डालती है किसी भी चीज़ को, किसी भी काम करने के लिए। जैसे अगर ट्रीज पर अगर पत्ते हिल रहे हैं इसका मतलब कि हवा बह रही है। ठीक है, बैनर अगर उड़ रहे हैं या तो फ्लैग उड़ रहा है तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो हवा है वो धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन बहुत तेज़ी से अगर हवा चलती है तो पता ही चलता है क्योंकि बहुत सारे बैनर्स टूट के गिर जाते हैं, ट्रीज अपरूट हो जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हमको दिखाया गया है कि हाँ, ये हमको ये बता रहा है यहाँ पर कि लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन और द बॉटल गेट डिस्टॉर्टेड। ये डिस्टॉर्ट क्यों हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर की जो गर्म हवा थी वो अब ठंडी हो गई क्योंकि हमने ऊपर से ठंडा पानी डाला, तो अंदर की हवा जो है वो ठंडी होकर ज़्यादा जगह रोकने लगी और इसी की वजह से ये डिस्टॉर्ट हो गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पर एक्टिविटी 2 बताया जा रहा है। एक्टिविटी 2 में हमें बताएंगे हाई स्पीड विंड्स आर एक्कम्पनीड बाय रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल। Hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside its mouth. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. Try the activities with bottle of the different sizes. अब यहाँ पर हमको ऐसा कहा जा रहा है कि एक बॉटल ले लो और एक छोटा सा बॉल ले लो। ठीक है, एक छोटा सा कागज़ ले लो, कागज़ का छोटा सा बॉल बना दो और फिर यहाँ पर इसके अंदर आप डाल दो। यहाँ पर डालने के बाद इसको, ये बॉल आप देख सकते हो यहीं पास में ही रखा है उसके मुंह नेक के पास, और फिर हमको यहाँ से फूंक मारने के लिए बोला जा रहा है। जब हम मुंह से फूंक मारेंगे तो अगर ये बॉल हल्का होगा तब तो ये अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर ये भारी होगा तो ये अंदर इतनी आसानी से नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है द पेपर बॉल इज इन बाय ब्लोइंग इनटू द बॉटल। क्यों ऐसा होता है। और अब यहाँ पर तीसरा एक्टिविटी हमको ये दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर हमको इसलिए ये कहा जा रहा है कि व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द एक्टिविटी 2 की बात हो रही है। व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड। जब हम मुंह से हवा छोड़ रहे हैं, मुंह से हवा हम फूंक रहे हैं तो हमारे मुंह के पास जो है जो स्पीड है एयर की बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, एंड दिस डिक्रीजेस द प्रेशर दैट, और इसी की वजह से वो वहाँ पर जो बॉटल का जो बॉल है वहाँ पर हवा काफ़ी कम हो जाता है, उसका प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ, ठीक है, जो एयर प्रेशर है बॉटल के अंदर वो ज़्यादा बन जाता है, हमारे माउथ के पास एयर प्रेशर कम बनता है। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट, और जो हवा है, जो बॉटल के अंदर जो हवा है वो पुश कर रही है, बॉटल के जो अंदर जो बॉल है उसको पुश कर रही है ताकि वो अंदर की ओर ना जा सके। ओके, अब यहाँ पर हमको दिखाया जा रहा है 8.3 8.4 का, हमें बताया जा रहा है कि आप 2 बलून ले लो, ठीक है, और उसके अंदर इक्वल साइज का बलून लेना है आपको, और इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा पानी भर देना है, और पानी भरने के बाद आप एक पतला सा तार ले लो, या तो फिर एक कोई स्ट्रिंग ले लो, कोई डोरी ले लो, और उसके अंदर उस पर इन दोनों को इस तरह से बांध दो। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस करने के बाद आप इसको बांध दो, और बांधने के बाद आप इसको जो है थोड़ा सा फूंक मारो। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो देखो इसको देखने के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर, यहाँ हमें दिखा है नेक्स्ट पेज पर, इन एक्टिविटी 8.4 यू सो दैट व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप इट विल अपवर्ड, एक मिनट, this could happen. How could this balloon be happen? The pressure outside the balloon would then push them towards each other. यहाँ पर जो हमने बलून को जो बांध रखा था, ये हमको बता रहा है कि एक्टिविटी 8.3 में यू सो दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बलून, जब हमने 2 बलून लिए थे उसमें थोड़ा सा पानी भरा था और दोनों को ही थोड़ी थोड़ी दूर पर बांध दिया था। अब हम जब हवा अपने मुंह से फेंकते हैं जब हम फूंकते हैं तो ये क्या होता है, दोनों बलून साथ में आ जाकर टकरा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ द एयर बिटवीन द बलून्स वर सम हाउ रिड्यूस्ड, है ना, किसी तरह से इन दोनों बलून के बीच का जो हवा का जो प्रेशर है वो कम हो चुका है, इसकी वजह से ये दोनों जो है बाहर की हवा से पुश होते हैं और एक दूसरे के पास आकर खड़े हो जाते हैं, तो इसलिए ये हमें इस तरीके का दिखाई देता है। ओके, अब एक्टिविटी 4 में हमको दिखाया जा रहा है कि आपको एक लंबा पेपर का स्ट्रिप ले लेना है जो 20 सेंटीमीटर लंबा हो और 3 सेंटीमीटर वाइड हो, ठीक है, और अपने थंब के बीच आप यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से इससे मुंह में लिया है और अपने मुंह में ले जाकर फिर इसको उसने फूकना चालू किया है, तो इससे क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इन एक्टिविटी 8.4 यू सो दैट व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप इट विल वेंट अपवर्ड, जब आप इस पेपर को जब आप फूकेंगे तो ये जो है पेपर ऊपर की ओर उड़ेगा। अगेन दिस कुड हैपन इफ द ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप, और ये बार बार होगा जब जब उसको हवा लगेगी, है ना, और तो इससे क्या हमें पता चलता है कि increased wind speed is, है ना, and indeed the accompanied by the reduced air pressure, जब हम हवा को बहुत तेज फूंकते हैं तो हवा का प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है, ये हमें बता रहा है। ओके, सो इसी तरह से ये हमको कुछ एग्जाम्पल ये भी कह रहा है कि क्या आपने कभी देखा है कि क्या होता है जब हाई स्पीड आती है, इफ़ द रूफ वेर वीक दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्रॉन डाउन, ठीक है, बहुत तेज़ हवा जब आती है तो हमारे आसपास का जो हल्की फुल्की जो चीज़ें होती है वो उड़ने लगती है, चाहे वो छत ही क्यों ना हो, छत यानी कि वो उसका होगा टीन का होगा या तो फिर पतरा होगा, तब ये यहाँ से उड़ जाता है। Let us try to understand hot winds are produced when they bring the air and how they bring the air and how they can be destructive sometimes. कभी कभी होता है कि हवा के ज़ोरों से, बहुत तेज़ हवा के ज़ोर से बारिश आती है और नुकसान भी पहुंच जाती है। सो एयर मूव्स फ्रॉम, जैसे यहाँ पर हमको 8.6 में दिखाया जा रहा है कि द शेप ऑफ द बलून इन द हॉट एंड कोल्ड एयर, देखो बलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, यहाँ पर पानी गर्म किया है, इसके अंदर ट्यूब डाल दिए और उसके नेक पर हमने ये बलून डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है टाइट द ओवर, यानी हमने इसको पानी में डुबाया नहीं है, अब इसको जो है बॉइलिंग ट्यूब को हमने पानी के अंदर डुबा दिया है, पानी के अंदर जो हवा थी गरम गरम हवा वो इस ट्यूब के अंदर आ रही है और इसको थोड़ा सा फुला रही है, ठीक है। ये जो है ये पानी ठंडा है, एकदम आइस वाला पानी है, इसके अंदर कोई
भी स्टीम नहीं है, इसलिए ये ऊपर नहीं उठ रही है और बलून जो है वो इस तरह से बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है द रीजन वेयर द एयर प्रेशर, ठीक है, द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द pressure is low. The greater the difference in the pressure, faster the air moves. But how the pressure difference is created in nature? Is the difference in the temperature involved? तो ये हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी 8.5 में देख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को एक्टिविटी 8.5 में यही बताया है कि 3 बाउल ले लेना है, एक में थोड़ा सा गर्म पानी, एक में ज़्यादा गर्म पानी और एक में आइस वाटर। तो ये हमने देखा कि ये किस तरीके से हमें करके दिखा रहा है। तीसरा जो है 8.6 जो है ये हमें बता रहा है कि आपको एक पेपर बैग ले लेना है और पेपर बैग को खोलकर आपको इस तरह से उसके अंदर कैंडल से जलाकर ये हवा जो है अंदर भेजना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सी द इन्वर्टेड पोजीशन ऑफ द टू एंड्स ऑफ द मेटल or the wooden stick, tie a piece of thread in the middle of the stick and hold the stick by the thread as in a balance. Put the burning candle below one of the bags as shown in the figure. Observe what happened. ठीक है, why is the balance of the bags disturbed? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमने एक रॉड लिया या तो एक स्ट्रिंग ले ली, 2 पेपर बैग हमने बांध दिए। अब इस पेपर बैग में एक में हमने कैंडल जलाकर उसका धुआं अंदर डालना शुरू किया। ठीक है, और एक जो है जैसे इसका धुआं बढ़ता है इसका वजन हल्का हो जाता है। ठीक है, और इसका वजन काफ़ी बढ़ जाता है। हम देख सकते हैं कि हॉट एयर जो है वो धीरे धीरे जाकर बैग के अंदर समा रही है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग एयर एक्सपांड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। जब भी हम हवा को गर्म करते हैं तो वो एक्सपांड होती है, वो फैलती है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जगह रोकने की कोशिश करती है। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज द मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर। जब ये सेम चीज़ जब ये ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेती है तो ये हल्की हो जाती है। एंड द वार्म एयर इन इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। जो हमारा गर्म हवा है वो नेचर में हल्का होता है। ठीक है, और कोल्ड एयर जो है वो हवा उसका जो दबाव होता है वो वजन में ज़्यादा होता है, इसीलिए जब स्मोक उड़ता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है। द नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस व्हेन वार्म air rises at a place, the air pressure at that place is lower. The cold air from the surrounding areas rushes in to fill its place. This sets up the convention of the air as you learnt in chapter 4. ठीक है, convention of air में हमने पढ़ा है कि जब भी हवा का प्रेशर बढ़ता है वो एक्सपांड होता है। ठीक है, और इस तरह से हवा जो है एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। These situations are uneven heating between the equator and the poles. So you might have learned geography that region close to the equator gets maximum heat from the sun. The air in these regions gets warm. The warm air rises and the cooler air from the regions of the 0 to 30 degree latitude belts on either side of the equator moves in, and the wind blows from the north and south towards the east. At the poles, the air is cooler. The air is colder than that of the latitude about 60 degrees, and the warm air at this latitude rises up and the cold air wind from the polar regions rushes in to take its place. In this way, the wind circulation is set up from the poles to the warmer latitude as shown in 8.8 फिगर। ठीक है, यहाँ पर हमें हवा का प्रेशर दिखाया जा रहा है, जहाँ पर हमें दिखा रहे हैं कि जो इक्वेटर है इसके आसपास काफ़ी गर्म हवा होती है, क्योंकि सन की रेज जो है डायरेक्टली इसके ऊपर गिरती है और हवा को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। इसकी वजह से ये जो है हवा का प्रेशर बनता है, यहाँ पर हवा उठकर एक जो है ऊपर उठने लगती है। ठीक है, द विंड
would have flown in the north-south direction from the north to south or from the south to north. A change is in direction is however caused by the rotation of the earth. जो हवा है वो कई बार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बहती है, कई बार नॉर्थ से साउथ में चली जाती है और कई बार साउथ से नॉर्थ में चली जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अर्थ का रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड ऑफ एंड वाटर। यू हैव रेड अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। ठीक है, हमने 2 ब्रीज पढ़े थे, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। ओके, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर than that of the water in the ocean. The air over the land gets heated and rises. Thus, this causes the wind to flow from the ocean towards the land. These are monsoon winds. ठीक है, समर में क्या होता है कि इक्वेटर के पास जो है लैंड बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है और ज़्यादातर ये लैंड जो है गर्म रहता है और जो पानी होता है ओशन का वो काफ़ी ठंडा होता है कंपैरिजन टू दिस लैंड। तो एयर जो है यहाँ पर काफ़ी गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद ये ऊपर की ओर उठने लगती है और इसी की वजह से हवा बहती है। जो हवा जो है ओशन के आसपास इसी तरह से बनती है, इसको हम कहेंगे मॉनसून विंड। ठीक है, विंटर में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लोज गेट्स रिवर्स एंड इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। विंटर में उल्टा हो जाता है, जो डायरेक्शन होती है विंड की वो उल्टी हो जाती है। ठीक है, वो लैंड से ओशन की तरफ बहती है। यहाँ पर the wind from the ocean carries water and bring the rain and it is the part of the water cycle। जो विंड है वो ओशन से कैरी करती है, ओशन से हवा और पानी और पानी वाला जो रेन होता है वो उसको कवर करके यहाँ लेकर आती है। दिस इज द पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। द मानसून विंड कैरीज द वाटर एंड इट्स रेन। ठीक है, मानसून विंड जो है अपने साथ पानी लाती है और बारिश करवाती है। क्लाउड्स bring rain and gives us happiness. Farmers in our country depend mainly on the rain for their harvest. There are many folk songs associated with the clouds and rain, and sing and enjoy with your friends if you know such a song. Here is one for you. ठीक है, क्लाउड जो है वो बरसात लाती है, ठीक है, और साथ में खुशियाँ भी लाती है क्योंकि बारिश से हमारे यहाँ के फार्मर्स बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका जो खेती है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग क्लाउड बरसात के ऊपर बने हुए हैं और उसमें से एक यहाँ पर आपको दिया गया है, आप इसको रीड कर सकते हो। यहाँ पर हमें दिया है हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग, रेन ऑफन क्रिएट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश हमेशा ही खुशियाँ नहीं लाती है, कभी कभी ये लोगों को रुला भी देती है क्योंकि नेचर में कभी कभी बारिश बहुत कम होती है, कभी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है बारिश की वजह से। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशंस दैट कैन समटाइम्स क्रिएट द डिजास्टर एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमन एनिमल एंड प्लांट लाइफ। आप देख सकते हो कभी कभी बारिश इतनी तेज़ आती है कि फ्लड आ जाता है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है, लोगों के सामान बिगड़ जाते हैं, ना सिर्फ घरों में, दुकानों में, शॉप में, स्कूल में। ठीक है, जो भी नीचे ज़मीन पे जो भी चीज़ें बनी होंगी, अगर बहुत तेज़ बारिश आती है तो उसका पानी घर में वगैरह सब जगह पे घुस जाता है और बहुत सारे लाइफ को और प्रॉपर्टी को दोनों को ही नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, अब हम 2 नई चीज़ पढ़ेंगे, थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन। इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सी थंडरस्टॉर्म क्या होता है, थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। थंडरस्टॉर्म डेवलप्स इन द हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। ठीक है, हमारे यहाँ पर थंडरस्टॉर्म बहुत ही आम बात है, हमेशा देखा जाता है। राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। दिस विंड्स कैरी द वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड where they freeze and fall down again. The swift movement of the falling water droplets along with the rising air creates the lightning and sound. It is this event that we call the thunderstorm and you will read about in the higher classes. ठीक है, थंडरस्टॉर्म जो है बहुत ही गर्म ह्यूमिड मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और ट्रॉपिकल एरिया में खास करके पाया जाता है इंडिया में। और राइजिंग टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग हवा का रूप ले लेता है और फिर ये हवा जो है धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स बन जाता है,
ठंडा हो जाता है और फिर से ये बारिश के रूप में हमारे यहाँ नीचे गिरता है। और इसके साथ साथ बिजली चमकती है, हमें दिखता है बिजली चमक रही है और बहुत तेज़ आवाज़ होती है जिसे हम लोग थंडर स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमको बोला गया है कि इफ़ द स्टॉर्म इज अकम्पनीड बाय लाइटनिंग, अगर बिजली चमकने के साथ साथ अगर तूफान भी आ रहा है तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमें यहाँ पर कुछ 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। Number 1, do not take shelter under a isolated tree. If you are in the forest, take the shelter under a small tree. Do not lie on the ground. ठीक है, अगर आप इस समय पर जब बारिश हो रही है, जब बिजली चमक रही है या तो बादल गरज रहे हैं, तो उस टाइम पर आप बिल्कुल भी ऐसी आइसोलेटेड जगह पर ना रहें और ट्रीज़ के नीचे तो बिल्कुल भी खड़े ना रहें। ठीक है। डो नॉट टेक द शेल्टर अंडर अ अम्ब्रेला और अ मेटेलिक एंड, किसी भी मेटल वाली चीज़ के नीचे आप बिल्कुल भी शेल्टर ना लें। डो नॉट सिट नियर द विंडो, विंडो के पास भी ना बैठें। ओपन गैरेज, स्टोरेज शेड या मेटल शेड के नीचे भी आप मत बैठें क्योंकि वो भी सेफ नहीं है। कार या बस में आप ऊपर ना बैठें। ठीक है। एंड इफ़ यू आर इन वाटर, अगर पानी में है तो आप प्लीज़ बाहर आ जाएं और अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल जाएं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमको दिया गया है, इसको हमें फॉलो करना है। हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन, थंडर स्टॉर्म साइक्लोन कैसे बन जाता है? तो यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। डज द वाटर गिव बैक हीट देन when vapor condenses into the liquid? Can you recall any experiences to support this? ये सारे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर हमें ये पढ़ना है। बिफोर द क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड बनने से पहले, बादल बनने से पहले, वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। ठीक है, सबसे पहले पानी का स्टीम बनता है। When the water vapor changes back to liquid form of as raindrop, और जब ये ऊपर चलकर ठंडे हो जाते हैं तो वेपर से लिक्विड बन जाता है और फिर ये भारी हो जाते हैं, पानी के ड्रॉप्स बन जाते हैं और यही हमारे यहाँ बरसात के रूप में नीचे आते हैं। दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर एंड द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर। मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। दिस साइकिल इज रिपीटेड। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है, जो हीट है वो रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, बहुत ज़्यादा गर्मी रिलीज होता है और ये जो हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड, और जैसे ही ये गर्मी हमारे एटमॉस्फेयर में आती है आसपास की सारी हवा को ये गर्म कर देती है और इसकी वजह से ये है जो एयर बढ़ता है। ओके, और बढ़ने के साथ साथ ये जो एयर है ठंडा होकर ये ड्रॉप में बदल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर है वो सेंटर की तरफ जाता है, उसके हवा की सेंटर की तरफ जाता है और ये साइकिल जो है बार बार रिपीट होती है। द चेन ऑफ द इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। इट इज़ दिस weather condition that we call a cyclone, and factors like wind speed, wind direction, temperature and the humidity contribute to the development of the cyclone। ठीक है, साइक्लोन कैसे आता है? क्योंकि ये सारे फैक्टर्स होते हैं। एक होता है विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब जो है साइक्लोन को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है साइक्लोन्स डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन आने से क्या क्या डिस्ट्रक्शन होते हैं? तो साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। स्ट्रॉन्ग विंड पुश द वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टोर इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे एंड दिस आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अप्रोचिंग द साइक्लोन। ठीक है, जब साइक्लोन आता है तो बहुत तेज़ हवा जो होती है वो पानी को किनारे की ओर धक्का मारती है, चाहे वो कितना ही हजारों किलोमीटर दूर पर क्यों ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले साइक्लोन आने की यही निशानी है कि वो बहुत तेज़ हवा के साथ आती है और हवा के साथ पानी का रुख बदल देती है, उसका पोजीशन बदल देती है। एंड द वाटर waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them। अगर कोई आदमी इस समय पर पानी में जाता है तो वो हवा इतनी पावरफुल होती है कि उस आदमी को इससे बाहर निकलने नहीं देती है। एंड द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स द वाटर surface in the center। The rising water may be high as 3 to 12 मीटर्स। ठीक है, ये जो है बहुत ऊंचे तक इसका प्रेशर बढ़ सकता है। आप यहाँ देख सकते हो राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय द साइक्लोन
ठीक है। इट अपीयर्स लाइक द वाटर वॉल मूविंग टूवर्ड्स द शोर, ऐसा लगता है कि ढेर सारा पानी जो है वो किनारे की ओर, शोर की ओर जा रहा है। एज द रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज कॉजिंग द सीवियर लाइफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और बहुत तेज़ पानी और हवा जो है शोर की ओर जाता है, जो भी बीच में उसके आता है, चाहे वो छोटी सी झोपड़ी हो, छोटा सा शॉप हो या लोग हो, सबको वो बर्बाद करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है। और इसकी वजह से जो वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। Continues the heavy rainfall may further worsen the flood situation. High speed wind accompanying a cyclone can damage the houses, telephones and other communications system, trees etc., causing the tremendous loss of life and प्रॉपर्टी। और कंटिन्यूस इसके साथ बारिश होती है और फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाती है, हाई स्पीड आती है साइक्लोन के साथ और आसपास के घर मकानों को, टेलीफोन एरिया को, कम्युनिकेशन सिस्टम को, ट्रीज को, इन सबको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। ओके, यहाँ पर हमको दिया है रीजन्स इन द इक्वेटर वेयर द साइक्लोन फॉर्म्स एंड साइक्लोन्स आर वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ दिया है कि साइक्लोन को दूसरे देशों में हरिकेन्स या टाइफून के नाम से भी जाना जाता है। ओके, दूसरा हमें यहाँ दिया है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या होता है? तो सी इन आवर कंट्री देयर आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। द टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड cloud that reaches from the sky to the earth, and most of the tornadoes are weak, and the violent speed of the tornado can travel at the speed of about 300 kilometers per hour, and tornado may form within the cyclone. टॉर्नेडो जो होता है साइक्लोन से भी कहीं ज़्यादा वो स्पीड वाला होता है और कहीं ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। हम देख सकते हैं कि हमने देखा था साइक्लोन 200 से 260 किलोमीटर की स्पीड से आती है, उसकी हवा इतनी तेज़ रहती है, लेकिन यहाँ टॉर्नेडो तो 300 किलोमीटर्स पर आवर दिया है, 1 घंटे में 300 किलोमीटर्स वो तय कर लेती है। द होल कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया इज़ वनरेबल टू साइक्लोन, particularly the east coast. The west coast of India is very vulnerable to cyclone form both in the terms of intensity and frequency of the cyclone. जो पूरा कोस्ट लाइन है इंडिया का वो काफ़ी इन लोगों से प्रभावित होता है। ईस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, ये साइक्लोन से काफ़ी प्रभावित होता है। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, अगर साइक्लोन से हमें बचना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वार्निंग सर्विस को सुनो, ठीक है, जो टीवी पर, रेडियो पर हमें वार्निंग दी जाती है कि साइक्लोन आने वाला है, आप समुद्र में न जाएं। फिशरमैन को कहा जाता है कि आज आप अपने फ़िश को मारने के लिए या फ़िश लेने के लिए, ढूंढने के लिए ना जाएं। रैपिड कम्युनिकेशन वार्निंग टू द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज, पोर्ट्स, फिशरमैनशिप एंड टू द जनरल पब्लिक, इन लोगों को इत्तला की जा रही है कि वह बिल्कुल भी वहाँ पर ना जाए, ठीक है। और एक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द पार्ट, लोग क्या करते हैं इसके लिए? तो वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इशूड बाय द मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। जब भी हमारे पास ऐसी कोई सूचना या इन्फॉर्मेशन आती है हमें टीवी पर, रेडियो या न्यूज़पेपर पे, तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। वी शुड मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा टू द सेफर प्लेस। अगर हो सके तो हमें उस समय में जो साइक्लोन का इन्फॉर्मेशन दे रहा है उस समय से लेकर साइक्लोन आने तक हमें वो हमारी जो कीमती चीज़ें हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह हटा देना चाहिए। अवॉइड द ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू द स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड मे हैव डैमेज द रोड्स, ठीक है। हमें भरे हुए पानी में जहाँ पर फ्लड आ चुका है वहाँ पर हमें गाड़ी मोटर नहीं चलानी चाहिए। हो सकता है कि फ्लड की वजह से रोड्स नुकसान हो चुके हों, गड्ढे पड़ चुके हों और हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल द एमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर। इनका नंबर हमें अपने पास हमेशा तैयार रखना चाहिए। और ऐसे में हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो डू नॉट ड्रिंक वाटर that could be contaminated. Always store drinking water for emergency. हमेशा एक बॉटल साफ पानी अपने बैग में रखना चाहिए, कहीं का भी पानी हमें उस समय पे नहीं पीना चाहिए। डो नॉट टच द वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स, ठीक है, हमें कभी भी स्विच जो ऑलरेडी गिली हो चुकी है पानी की वजह से उसे अपने हाथों से नहीं छूना चाहिए, ना तो किसी वायर को टच करना चाहिए, ठीक है।
डो नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। घूमने फिरने या मजा लेने के लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। डो नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड। ठीक है, जो हम लोग को बचाने आए हैं उनसे आप कोई ऐसी डिमांड ना करें जो उनके पास पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, जैसे खाना पानी की चीज़ें उनसे डिमांड नहीं करनी चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड। हमेशा अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प। नाउ आज के दौर में हमें एडवांस टेक्नोलॉजी ने काफ़ी मदद की है। जैसे दीज डेज आर बेटर प्रोटेक्टेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी कोस्टल and residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone. The world today is very different. Thanks to the satellite and radars, a cyclone alert or a cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storm or any cyclone वार्मिंग। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी है, इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि हमें 48 आवर्स पहले ही हमें ये बता दिया जाता है कि हमें फोरकास्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर साइक्लोन आ सकता है, और हमें बहुत सारा टाइम मिलता है अपनी चीज़ों को बचाने का। ठीक है, द मैसेजेस इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ एन आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियर द कोस्ट एंड several national and international organizations cooperate to monitor the cyclone related disaster। हमें बहुत सारे लोग जो हैं टीवी पर रेडियो पर हमेशा इत्तला करते रहते हैं, हमेशा बताते रहते हैं कि हमें इन चीज़ों का हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें कहाँ पर सेफ रहकर अपने लिए सेफ जगह ढूंढ लेनी है, अपनी कीमती सामान को हटा लेना है। ठीक है, साइक्लोन से बचने के लिए आप कुछ अपने पास खाना पीना रख लो, थोड़ा सा पानी साफ रख लो, टॉर्च रख लो, ये सारी चीज़ें वो हमें बार बार बताते रहते हैं। हमें उसे सुनना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए ताकि हम किसी अनइवन चीज़ों का शिकार ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका लेसन ख़त्म हो रहा है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।